Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss interactive thermoscope. The interactive thermoscope offers an alternative means of examining the retina and vitreous and gives a very different view of the retina compared with that obtained with the direct ophthalmoscope. Direct ophthalmoscope मौजूद है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हम इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं रेटिना और विट्रस की एग्जामिनेशन के लिए? क्योंकि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप से डिफरेंट व्यू आता है रेटिना का कंपेयर टू दैट ऑफ द डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप। वो कैसे, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे आगे। सबसे पहले ये बताती जाऊं कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप से इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप ज़्यादा बेटर है हर लिहाज से, जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। बोथ इंस्ट्रूमेंट्स हैव देयर प्लेस एंड शुड बी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई। कहते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया, लेकिन किसी में कुछ बेनिफिट्स हैं तो किसी में कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये याद कर ले। हमारे पास समरी ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप है यहाँ पर, कि एक साइड पे डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है सारी, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। इन दोनों में हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। हमारे पास जो इमेज है डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में, जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड इमेज बनती थी, रियल इमेज बनती थी, ठीक हो गया। और इनडायरेक्ट में मैंने अभी बता रही हूँ कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गई हूँ। डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में हमने पढ़ा था कि इरेक्ट इमेज बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही थी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बन रही थी। जबकि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में हमारे पास वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। पेपर्स में बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी या इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। तो उसका हिंट ये है कि ये देखो, इनडायरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों वर्ड सेम है ना, दोनों के स्टार्ट में इन और इन आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बनती है, और ऑटोमेटिकली फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में इरेक्ट इमेज बनती है। ये बात भी याद रख लें कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी, जबकि इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक हो गया। तो इमेज का किस्सा खत्म हो गया कि इनडायरेक्ट में कौन सी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, रियल, और डायरेक्ट में कौन सी इमेज बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। फील्ड ऑफ व्यू याद है ना, भूले तो नहीं हो कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में फील्ड ऑफ व्यू हाइपरोप में ज़्यादा, मायोप में कम होता था। अब फील्ड ऑफ व्यू में क्या कहते हैं कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप की फील्ड ऑफ व्यू एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप कम है, ठीक है। डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में हमारे पास 6 है फील्ड ऑफ व्यू, जबकि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में बहुत ज़्यादा है फील्ड ऑफ व्यू। तो ये ज़्यादा बेटर हो गया ना कि एक ही टाइम में हमें इतना ज़्यादा पार्ट ऑफ द रेटिना दिखाई दे रहा है। मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लें तो हमारे पास डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में एक ही किस्म की मैग्निफिकेशन यूज़ हो रही होती है, और वो होती है 15x, ठीक हो गया, लार्ज मैग्निफिकेशन यूज हो रही है। हर चीज में इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप बेटर है, लेकिन मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप बेटर है, क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है। जबकि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है, स्मॉल है। ये जो है डिफरेंट हो सकती है, या 3 होगी या 20 होगी, ठीक हो गया। अब हम डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में किस तरह से फाइंड आउट
डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते थे, ठीक हो गया। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था वो ये वाला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय पावर ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एफ रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ द लेंस इन डायोप्टर। तो हमारे पास लेट सपोज पावर है 60 डायोप्टर आई की, लेट सपोज नहीं बल्कि होती 60 है, ठीक है। इमेट्रोपिक आई की बात कर रही हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मैग्निफिकेशन को अपनी जगह पे छोड़ के इक्वल टू, और मैंने कहा कि जो आई की पावर है वो कितनी है 60 डायोप्टर्स, ठीक हो गया। और हमारे पास नीचे क्या यूज हो रहा है 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 15 के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। 4 1 4, 2 उधर गया, 4 5 20, ठीक है। तो 15x हमारे पास मैग्निफिकेशन आ रही है, ये कैपिटल M है, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पर तो ये फिक्स मैग्निफिकेशन है 15 की, लेकिन इनडायरेक्ट में हमारे पास वेरिएबल मैग्निफिकेशन हो रही है, बिकॉज हमने यहाँ पर एक लेंस यूज करना होगा जिसको हम लोग कंडेंसिंग लेंस बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैग्निफिकेशन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि 20 डायोप्टर के लिए कितनी मैग्निफिकेशन आएगी तो 3 आएगी, और 13 डायोप्टर के लिए कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि 20 डायोप्टर के लिए मैग्निफिकेशन 3 होगी और 13 डायोप्टर के लिए 5 होगी। बट ये याद कर लें, अगर याद नहीं हो सकता तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर होप सो दिखाई दे रहा होगा, डोंट नो कि किस तरह से साइज इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज हो गया। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है वो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 60 by this power 20, मीन टू से एक तो ये F हो गया ना, ये वाला F यानी कि डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द आई जो है वो आ गई यहाँ पर 60 डायोप्टर्स मैं नहीं डाल रही, खुद से डाल लो। और ये कंडेंसिंग लेंस की जो पावर है उस पे डिवाइड कर दिया जाता है। कंडेंसिंग लेंस की पावर यहाँ पर कितनी है 20 है, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, मैग्निफिकेशन इनको डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा 21 और 20, 23 और 60, तो हमारे पास 3x जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगी दिस वन। अब अगर आप चाहते हैं कि 13 डायोप्टर के लिए कैलकुलेट की जाए तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वही तरीका है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पावर, यहाँ पर मैं बता देती हूँ फॉर्मूला, F डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द आई बाय डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द कंडेंसिंग लेंस। तो इसके लिए मैं C का नाम दे देती हूँ इसको, कंडेंसिंग पावर ऑफ द लेंस को, ठीक हो गया। अब कैलकुलेट करती हूँ मैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F हमारे पास डायोप्ट्रिक पावर आई की 60 है और जो कंडेंसिंग लेंस की पावर है वो 13 है, 60 डायोप्टर और प्लस 13 डायोप्टर, ठीक है, प्लस 60 डायोप्टर और प्लस 13 डायोप्टर। तो इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि 13 5,65 होता है, लेकिन हमने क्या करना है इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.6 समथिंग आ जाएगा। तो इसको आपने क्या कर देना है, राउंड अप करके ले आना है किसकी इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 2 पॉइंट के बाद 6 हो तो हम इसको राउंड अप करके 5 ले सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी आ गई 5x आ गई, ओके हो गया।
डिवीजन होप सो ठीक हो गया। ये सिंपल डिवीजन है, 60/13 मैंने किया, 13 4s मेरे पास कुछ आया, 13 4s से मेरे पास 52 आ गया, ठीक हो गया। फिर मैंने जब 60 में से 52 को निकाला तो 80 आ गया, फिर मैंने 8 आ गया था मेरे पास, तो मैंने 0 इंक्रीज करवाया, 0 इंक्रीज करवाने के बाद क्या किया, यहाँ पर मैं आप लोगों को सोल्व करके बता देती हूँ अगर कोई मुश्किल हो रही है तो। इस तरह से है कुछ कि यहाँ पर लिख दोगे आप 60 और बाहर लिख दोगे 13, ठीक हो गया। यहाँ पर 8 आ गया था, अब मैं 0 यहाँ पर बढ़ाती हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता है, तो ये हमारे पास आ गया 4.6, जिसको मैंने राउंड अप करके 5 बना दिया। तो 13 डायोप्टर कंडेंसिंग लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन पावर आती है वो 5x होती है, ठीक हो गया। फील्ड ऑफ व्यू हो गया, मैग्निफिकेशन। अब बाइनोकुलैरिटी जो है डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप होता है उसमें हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक व्यू मौजूद होती है, ठीक हो गया। डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में बाइनोकुलैरिटी अवेलेबल नहीं होती, यानी कि 3D जो हमारे पास विजन है वो नहीं आएगी, बट जो इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप है उसमें स्टीरियोस्कोपिक व्यू कहते हैं कि सराउंडिंग में हमें तमाम जो चीज़ है वो उसका 3D व्यू मिल रहा हो, ठीक हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ पेशेंट्स रिफ्रैक्टिव एरर, अगर पेशेंट में रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है तो डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में जो उसका इम्पैक्ट होता है, उसके असरात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में जब हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म हो तो फिर हम नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें सिर्फ स्फेरिकल लेंस मौजूद होता है, तो एक मेरिडियन को तो हम करेक्ट कर लेंगे लेकिन दूसरे के लिए सिलेंड्रिकल पावर मौजूद नहीं होती। दैट्स वाई वी कैन नॉट डू डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी इन एस्टिग्मेटिक पेशेंट्स। इसके अलावा जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर भी हाई था, जैसे कि हाई मायोपिक पेशेंट था या फिर हाई हाइपरोपिक पेशेंट था, उसमें भी हम डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी नहीं कर सक रहे थे, बिकॉज जो एग्जामिनर है फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि पेशेंट को मायोपिया है या हाइपरोपिया है। तो इस लिहाज से भी डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप अच्छा नहीं है, इस पर रिफ्रैक्टिव एरर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में चाहे हाई रिफ्रैक्टिव एरर हो या लो रिफ्रैक्टिव एरर हो तो उसमें हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्लियरली हमें फंडस एग्जामिनेशन मिल जाती है। टीचिंग फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में कोई नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में है वो टीचिंग मिरर यूज होते हैं। इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में जो हमारे पास एडिशनल मिरर्स हैं और अटैचमेंट्स वो मौजूद होती हैं, जबकि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में नहीं होती। तो ये सारी डिफ्रेंसिएशंस थी जो कि इम्पोर्टेंट है। हर लिहाज से इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप बेटर है, बट मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप की ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि 15x है, मोर देन 3x एंड 5x ऑफ द इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप। ये सारे जितने भी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए मैंने, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। In the indirect method of ophthalmoscopy, a power convex lens, hereafter called the condensing lens, is held in front of the patient's eye. कहते हैं जब हम लोग indirect ऑफ्थल्मोस्कोपी कर रहे होते हैं तो एक पावरफुल कन्वेक्स लेंस भी हम यूज करते हैं, जिसको यहाँ हमने नाम दिया है कंडेंसिंग लेंस का, और ये लेंस हम लोग प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स आई। और जो यूजुअली पावर्स यूज होती हैं इन लेंसेज में, मतलब कौन से पावर के लेंसेज हम यूज कर रहे होते हैं, वो +20 डायोप्टर होते हैं यूजुअली, या फिर +13 डायोप्टर होते हैं। आसान लफ्जों में हम जब पेशेंट की ऑफ्थल्मोस्कोपी कर रहे होते हैं तो पेशेंट की आई के आगे एक पावरफुल कन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, जिसकी पावर यूजुअली जो है
हम यूज करते हैं जो वो 20 डायोप्टर या 13 डायोप्टर की होती है। ये ऑब्जर्वर है, कंडेंसिंग लेंस प्लेस किया, ऑफ्थल्मोस्कोपी कर रहा है, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। इन्वर्टेड मीन्स ये देखें ये उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है। और रियल मीन्स जो हमारे पास लेंस है उसके सामने बन रही है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग रियल बोल रहे हैं। अगर लेंस के पीछे बनती तो इसको हम बोलते कि ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज अगर होती तो फिर वो इरेक्ट होती, जो कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में होता है। हमारे पास जो कंडेंसिंग लेंस यानी कि पावरफुल कन्वेक्स लेंस इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी करते हुए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू और फोकस करवाता है लाइट को रेटिना के ऊपर, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो ऑफ्थल्मोस्कोप से लाइट आ रही होती है वो कंडेंसिंग लेंस से पास होके जाएगी, पेशेंट के रेटिना के ऊपर जाके फोकस हो जाएगी और मैग्नीफाइड और इल्यूमिनेटेड व्यू दे देगी रेटिना का। और एग्जामिनर के लिए ये इजी हो जाएगा कि वो ऑब्जर्व करे और इवेलुएट करे ऑप्टिक नर्व को, ब्लड वेसल्स को, मैकुला को और पेरिफेरल रेटिना को, ठीक हो गया। इसके अलावा जो दूसरा पर्पस है कंडेंसिंग लेंस का वो ये है कि ये एग्जामिनर को पेशेंट के ज़्यादा क्लोज होने से बचाता है, मीन टू से कंफर्टेबली एट अ डिस्टेंस, यानी कि 40 to 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से में भी ऑफ्थल्मोस्कोपी अब एग्जामिनर कर सकेगा, बिकॉज उसने कंडेंसिंग लेंस यूज किया है। तो अब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो जाए जिस तरह डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में हो रहा था। तो ये जो डिस्टेंस है एग्जामिनर और पेशेंट के दरमियान में, तो ये दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा, ठीक हो गया। तो नाउ ओवरऑल the condensing lens is an essential component of indirect ophthalmoscopy, enabling detailed examination and diagnosis of the retinal conditions. Hope so समझ आ गई होगी कि condensing lens जो है ये हमारे पास indirect ophthalmoscopy में essential है। फंडस की जो एग्जामिनेशन है डिटेल्ड उसके लिए और डायग्नोसिस ऑफ रेटिनल कंडीशंस के लिए, बिकॉज ये एक तो फोकस करवाता है लाइट को रेटिना के ऊपर, दूसरा मैग्नीफाइड व्यू देता है फंडस का, और तीसरा हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन रखता है सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान, ताकि कंफर्टेबल जो एग्जामिनेशन है वो की जाए एट 40 to 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फिगर 14.10 में इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी बताई गई है, जिसमें कह रहे हैं कि इल्यूमिनेटेड लाइट बीम जो है वो ऑफ्थल्मोस्कोप से आएगी और पास होके जाएगी कंडेंसिंग लेंस से पेशेंट के आई के अंदर, और फिर जो है लाइट रिफ्लेक्ट होके पेशेंट की आई से रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर की तरफ निकलेगी, और ये जो कंडेंसिंग लेंस मौजूद है इससे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो कंडेंसिंग लेंस मौजूद है इससे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और एक रियल इमेज बनाएगी कंडेंसिंग लेंस और ऑब्जर्वर के दरमियान, ठीक हो गया। लाइट जो है ऑफ्थल्मोस्कोप से आगे कंडेंसिंग लेंस से पास होके पेशेंट के रेटिना पे स्ट्राइक करके यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके कंडेंसिंग लेंस से रिफ्रैक्ट होके और यहाँ पर कंडेंसिंग लेंस और ऑब्जर्वर के दरमियान में एक इन्वर्टेड रियल इमेज बना देगी। और फिर ऑब्जर्वर क्या करेगा, इस रियल इमेज की स्टडी कर लेगा, मीन्स पता लगाएगा कि क्या सिस्टम है, फंडस की एग्जामिनेशन वगैरह पर अपने आप को समझा लेगा। कहते हैं जो लाइट सोर्स है वो ऑब्जर्वर के हेड पे भी इलेक्ट्रिक लैंप माउंट हुआ वो होता है, तो वहां से लाइट जाती है कंडेंसिंग लेंस से पास होती है कन्वर्जेंट ली, ठीक हो गया, और कन्वर्ज कर जाती हैं पेशेंट्स के आई पे, मीन टू से रेटिना पे, और फोकस में उसको कौन लाता है,
आई का जो रिफ्लेक्टिव सिस्टम है वो उसको फोकस में लाएगा, यानी कि लेंस वगैरह हो गया, वो लाइट रेज को जो आ रही है ऑब्जर्वर के हेड पे जो लैम्प माउंटेड हुआ है, वो ऑब्जर्वर के हेड पे जो लैंप माउंट हुआ है, मतलब वहां पर जो लाइट है वहां से आ रही है, कंडेंसिंग लेंस से कन्वर्ज हो रही है और रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी बाय द रिफ्लेक्टिव सिस्टम ऑफ द लेंस। इसके अलावा फर्दर स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसमें लार्ज इल्यूमिनेटिंग जो सोर्स है वो भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, जो किया हुआ होता है। ठीक हो गया, ये था पार्ट 1 अबाउट द इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी, और पार्ट 2 और पार्ट 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।